अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी मैम आ रही है आवाज़। ठीक हो गया। हमारा आज का लेक्चर है टिश्यू प्रोसेसिंग के ऊपर। हिस्टोपैथोलॉजी मैंने आज से पहले आपको नहीं पढ़ाई है, तो आज मेरा आपके साथ हिस्टोपैथोलॉजी का पहला लेक्चर है जिसमें हम टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। आप सबसे पहले टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में कुछ जानते हैं? जी मैम थोड़ा सा। क्या? उसके स्टेप्स पढ़े थे। टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप्स पढ़े थे? क्या क्या स्टेप्स थे? जी मैम अस्सलाम वालेकुम, आवाज कट रही है मैम मैम। टिश्यू को मैम मैम फिक्सेशन था, एक टिश्यू के साथ डिहाइड्रेशन था, ये टिश्यू को किस तरीके क्लियरिंग से था, स्टोर किया जाता है ब्रीडिंग और उसको माइक्रो। किस तरीके से स्लाइड पे लाया जाता है, ये सारे प्रोसेस इस सारे प्रोसेस को टिश्यू प्रोसेसिंग कहते हैं। गुड। अच्छा, टिश्यू कौन सा वाला टिश्यू? मैम कोई भी टिश्यू हो सकता है इसमें जो हमें सैम्पलिंग के लिए दिया गया हो। हमें सैम्पलिंग के लिए दिया गया हो, एग्जैक्टली। पहले हमारे पास टिश्यू पहुंचता है। आता कैसे है टिश्यू? फॉर्मलिन में डूबा हुआ आता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी पार्ट जो है वो ऑपरेट करके रिमूव किए जाते हैं ताकि उनकी ग्रॉसिंग की जा सके और बताया जा सके कि इसके अंदर खराबी क्या थी, डिजीज कहाँ तक थी, कौन सी डिजीज थी, और उस डिजीज में मतलब किस हद तक का डैमेज हुआ है। और डिजीज किस, जैसे कि कैंसर है अगर किसी पार्ट के अंदर, तो हम कैंसर जो जिस भी चीज का कैंसर था उसको रिमूव करके भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कहाँ तक फैला हुआ था, उसकी बाउंड्रीज कहाँ तक जा रही थी, स्टेज कौन सी थी, सेल्स किस फॉर्म में थे, किस हद तक आगे बढ़ चुका था, वो सब कुछ हम इसके अंदर ग्रॉसिंग के दौरान देखते हैं। उसके बाद इसकी बायोप्सी की रिपोर्ट जाती है। रिपोर्ट में हम उसे क्या बताते हैं? हम उसे बताते हैं आपके टिश्यूज की किस तरह की मतलब शेप थी, सेल्स की आपकी किस तरह की शेप थी, उसके अंदर डिजीज सेल कैसे थे कैसे नहीं थे, क्या चीज हमें उसमें मिली है क्या चीज उसमें हमें नहीं मिली है, डेपोजिशंस थी या नहीं थी, कैंसर सेल्स थे या नहीं थे। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको फ्रोजन सेक्शन भी बताया था कि नहीं बताया था? फ्रोजन सेक्शन इफ यू गाइज रिमेम्बर, मैं आपको फ्रोजन सेक्शन बता चुकी हूँ। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। जी मैम बताया था। हाँ। फ्रोजन सेक्शन से नाम से ही जाहिर है कि वो ऐसा सेक्शन है जो कि हम मतलब लेंगे और उसका कुछ ऐसा कुछ काम करेंगे जिसमें हम उसे फ्रीज करेंगे या फिर इतना इस हद तक के टेम्परेचर पे लेके जाएंगे। तो होता ये है कि फ्रोजन सेक्शन के अंदर हम ड्यूरिंग ऑपरेट उस पेशेंट का वो पार्ट रिमूव करते हैं, थोड़ा सा बाउंड्री से लेते हैं। एक्चुअली हमें उसमें पता कराना होता है मेजरली कि ये कैंसर कहाँ तक फैल चुका है। आपको पता है कैंसर जो है वो मेटास्टाइज करता है, वो आगे से आगे बढ़ता जाता है, नेक्स्ट ऑर्गन को अप्रोच करता है। हमें ये देखना होता है कि ये किस हद तक अप्रोच कर रहा है आगे। उसको देखने के लिए हम फिर उसका वो सेक्शन लेकर आते हैं और उस सेक्शन को फिर हम इवेल्युएट करते हैं। अब हमारे पास फ्रोजन सेक्शन की जो डेफिनेशन है ना, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज के अंदर होता है टू परफॉर्म रैपिड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ अ स्पेसिमेन। और ये एक क्रायो सेक्शन के अंदर होता है, क्रायो स्टेट के अंदर होता है। इसे रैपिड क्यों कहा गया? क्योंकि आपको मैंने बताया ये ड्यूरिंग ऑपरेट होता है, उसकी कॉल पहले से आती है, इसका प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा होता है और फौरी तौर पर उस जो जो भी इसका टिश्यू का पार्ट आता है ना उसको फौरी तौर पर प्रोसेस करके भेजना होता है। अर्जेंट डायग्नोसिस होता है ड्यूरिंग द सर्जरी।
हमें मैलिग्नेंसी के मार्जिन बताने होते हैं, ठीक है। अब डिजीज की टाइप है ना, अगर तो उसके अंदर कैंसर नहीं है, कोई और डिजीज है, तो उसके हिसाब से उसके सेल्स की मौजूदगी बतानी है, ठीक है। एंजाइम्स की हिस्टोकेमिस्ट्री बतानी है, इस तरह की ना आइडेंटिफिकेशन करनी है टिश्यू की कि कौन कौन से ग्लैंड्स यहाँ पर है, ये सब कुछ, ये सब कुछ होता है फ्रोजन सेक्शन के अंदर। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग। अब इसने कहा हुआ है कि टिश्यू प्रोसेसिंग का सबसे पहला जो वो है ना स्टेप, वो है फिक्सेशन, ऐसा ही कुछ है। जी मैम। तो यस मैम। फिक्सेशन हमारी वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब हम सैंपल को फॉर्मेलिन के अंदर डिप करते हैं। फॉर्मेलिन क्या है? एक फिक्सेटर है। जो टिश्यू की शेप होती है ना, उसको वही रखने के लिए, उसको फिक्स रखने के लिए हम एक फिक्सेटर यूज करते हैं और फिक्सेशन करते हैं। अगर हमें देर हो जाए और हम फिक्सेशन ना करें तो शेप चेंज हो जाती है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत दफा ऐसा होता था हमारे पास कि बायोप्सी के लिए सैंपल आता था और उसमें इतनी स्मेल होती थी कि जिसकी हद ना हो। वो क्या होता था कि जो डॉक्टर है उसने टिश्यू को फॉर्मलिन में डालने में देर कर दी, जिसकी वजह से उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गई, और वो जो स्टार्ट हुई है उसकी वजह से उसकी स्मेल आती है। तो वो फॉर्मलिन के अंदर भी अच्छी खासी स्मेल आ रही होती है। अच्छा, अब उसके बाद ना इस टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर हमने उसकी फिक्सेशन तो कर दी है। फिक्सेशन में हमने क्या किया है, ग्रॉसिंग के दौरान हमने उसके छोटे छोटे पीसेस किए, हर जगह के जिस तरह से किए जाते हैं ग्रॉसिंग में। अगर हमारा ये चल रहा होता क्लासेस तो हम आपको दिखाते। ग्रॉसिंग में हमने सोचा था कि लाइव क्लास में, मतलब जो बच्चे हैं ना उनको लैब्स में ले जाकर ये सब कुछ दिखाया जाए। तो खैर उसके बाद उसके छोटे छोटे पीसेस करके ना उसको रखा जाता है। मतलब जैसे एक स्पेसिमन है, उस स्पेसिमन का नंबर है, उस नंबरिंग को उसकी चिट्स के ऊपर लेबल करना। उन चिट्स के अंदर फिल्टर पेपर जो होता है ना, उस फिल्टर पेपर के अंदर जो है हम उसको टिश्यू को बांध कर रखते हैं। और आफ्टर दैट उस टिश्यू को बांध के रखने के बाद उसकी डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग होती है। फिर उसके बाद उसकी इम्प्रेग्नेशन होती है। अच्छा, अब इसका पूरा एक प्रोसेस चलता है। ब्लॉकिंग एक प्रोसेस है जो कि टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है। उस ब्लॉकिंग में क्या होता है, टिश्यू को पहले तो प्रोसेस करते हैं ना, तो उस प्रोसेस के अंदर, अच्छा अब हमारे पास तो ऑटोमेटेड प्रोसेसेस आ चुके हैं, मतलब ये सब कुछ बाय हैंड नहीं होता है। पहले तो हमने फिक्सेशन कर दी जी कि उसको डिकम्पोज होने से बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। जैसे ही हमने फिक्सेशन की तो फिक्सेशन से नेक्स्ट स्टेप आया हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हमने क्या किया, वाटर को सेल्स में से रिमूव करना है हमने। कैसे? वैक्स के जरिए। उसको जब हम अल्कोहल से गुजारेंगे तो उसके बाद उसमें से ना जो है वो वाटर जो है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब वैक्स में डिप करेंगे तो वो बिल्कुल वाटर जो है वो निकल जाएगा और वैक्स जो है वो उसकी जगह ले लेगा। अच्छा, अल्कोहल कौन कौन सी यूज होती है? 70%, 80%, 95%, ये सारी अल्कोहल जो है ना वो यूज होती है। अब हमारे पास, हम वैसे फॉर्मलिन यूज करते हैं, लेकिन जब इसकी टिश्यू प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है तो उसके अंदर जो अल्कोहल यूज होती है ना वो मोस्टली 70% होती है। तमाम के तमाम सेल्स जो है वो अल्कोहल की वजह से, मतलब वो ना उनकी क्लियरिंग हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर वैक्स जो है वो सॉल्युबल होती है, और
वो टिश्यू को क्लियर कर देती है, उसके अंदर से तमाम ऐसी चीजें निकाल देती है जिसकी टेस्टोस्टेरोन को मतलब उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट जाइलीन, जिसमें हमारे पास जो हमारी मेजरली यूज होती है टोलिन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और सीडर ऑयल, ये सब यूज होते हैं इसकी क्लियरिंग के लिए। अच्छा, अगर हम देखें टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव, पता नहीं अब इसके अंदर कितना कोई वास्ट आपका टॉपिक है, तूबा तारिक को मैं 1 मिनट एंटर कर दूं। अच्छा, हमारे पास जो स्पेसिमेन आता है ना लैब के अंदर, वो एक्चुअली फॉर्मेलिन के अंदर जो डिप होता है ना, वो फॉर्मेलिन की टाइप है, 10% फॉर्मेलिन के अंदर वो डिप होता है। और सबसे ज्यादा ना इसी चीज को, फॉर्मेलिन को प्रेफर किया जाता है जब हम टिश्यू को प्रिजर्वेटिव में डाल रहे होते हैं, तो हम उसके लिए फॉर्मेलिन ही प्रेफर करते हैं। फिर उसकी हम ग्रॉसिंग, उसकी जो ग्रॉस अपीयरेंस होती है ना, वो पता है उसको पूरा लिखा जाता है कि इसकी अपीयरेंस कैसी थी, इसकी मेजरमेंट्स कैसी थी, इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आए हुए हैं डिजीज की वजह से। कभी पूरी टांग आ रही होती है, कभी पूरा हाथ आ रहा होता है, एंड आफ्टर दैट विल कीप दैट इन द फॉर्मेलिन, क्योंकि हम बाद में भी उसको दोबारा रीग्रॉस कर सकते हैं। हो सकता है पहली दफा ग्रॉसिंग में कुछ ना आए, हम वो टिश्यू ना ले सकें जो कि कैंसेरियन टिश्यू था, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं कि आफ्टर दैट विल डू इट अगेन। सो हमें इसको रिकॉर्ड रखना होता है, और रिकॉर्ड के तौर पर सेफ रखते हैं क्रॉसिंग रूम के अंदर उन तमाम के तमाम सैंपल्स को। फिर उसके बाद हम छोटे छोटे से बिट्स लेते हैं, हम टिश्यू के काटते हैं, उसको निकालते हैं। उसके बाद टिश्यू प्रोसेसिंग होती है, और आखिर में हम उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे होगा? इतना बड़ा टिश्यू है, उसके ब्लॉक्स बनते हैं। ब्लॉक्स कैसे बनते हैं? टिश्यू को वैक्स के अंदर डिप किया जाता है, और इस तरह से डिप किया जाता है कि वो पूरा का पूरा वैक्स के अंदर चला जाता है। एक पूरा ब्लॉक होता है, उसके अंदर वैक्स होती है, और उसके अंदर टिश्यू डिप होता है। जैसे ही वो ब्लॉक ठंडा होता है, हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, साथ के साथ जब ब्लॉक बन रहा होता है ना, मतलब जैसे ही आपने वैक्स डाली है ना, वैसे ही उसके अंदर ब्लॉक के अंदर वहां पर उस टिश्यू का नंबर डाल देते हैं हम। जैसे कि उस टिश्यू का लेट्स सपोज नंबर था 786 था या 7869 था, साथ हमने लिख दिया कि ये इसका टिश्यू नंबर डी है, जो कि हमने फलानी जगह से निकाला था। हमारे पास पूरी की पूरी वो लिखी हुई है कि हमने टिश्यू जो डी पार्ट है ना, वो इस जगह से निकाला था, लेटरल पोर्शन था, उसका फलाना मार्जिन था, तो हम उसमें से निकाल रहे थे, तो हमने ये बताना है। अब मेंशन करना लाजमी होता है, अगर आप गड़बड़ कर देंगे ना, सबसे पहले तो हमारा काम लेबलिंग का आता है ना। जब भी सैंपल पहुंचता है, तो सैंपल की रिसीविंग के वक्त लेबलिंग चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। If it is labeled properly, the name, the age, the word, the disease is mentioned, what they want us to do, हमने उसका करना क्या है, किस चीज के लिए उन्होंने इस सैंपल को भेजा है, और उसका नंबर प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि नंबर गड़बड़ है, आपको उस नंबर को चेंज करवा लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर दैट इस चीज पर बड़ी, वो कहते हैं ना, मसले खड़े होते हैं कि वो पेशेंट आता है अपनी रिपोर्ट लेने के लिए बेचारा, और उसको रिपोर्ट नहीं मिलती है। वो कहता है जी इस नंबर की मैंने जमा कराई थी, वो कहते हैं जी इस नंबर की तो है नहीं, तो वो बड़ा ख्वार होता है रिपोर्ट के पीछे। और ये ऐसा टेस्ट तो है नहीं कि बार बार दिया जा सके और आराम से टेस्ट हो सके, तो इसलिए इसकी लेबलिंग बहुत प्रॉपरली होनी चाहिए। एक एक ब्लॉक की अलग अलग लेबलिंग होती है, और उसको प्रॉपरली लेबल किया जाता है, और एक स्पेसिमेन के जो ब्लॉक्स बनते हैं उनको अलग रखा जाता है, उनका लेबल होता है, हम इसीलिए उससे पहचान सकते हैं बहुत जल्द कि ये है इसका ये नंबर है, ये है। डेट वाइज मेंशन होते हैं उसके ऊपर। फिर हम क्या करते हैं, हम उस ब्लॉक को कटिंग करते हैं। उस ब्लॉक की कटिंग ऐसे होती है कि हम एक बहुत ही बारीक सी जो है ना वो उसकी मतलब
जैसे कि ना स्लाइस करते हैं ना, वैसे स्लाइस करना होता है, बहुत बारीक स्लाइस। अब आप ये देखें कि टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर उसकी स्लाइसिंग इतनी बारीक होती है कि वो जब रखा जाए स्लाइड के ऊपर तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। और उसकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से ही हमें नजर आ रहा होता है कि इसके अंदर है क्या। अगर हमारे पास थिक आ जाए उसका स्लाइस, तो थिक आने के बाद हमें कुछ भी नजर नहीं आता है। आपको पता है जरूरी है कि ग्लास स्लाइड के अंदर से जो है लाइट पेनिट्रेट करे, ताकि वो उसका नीचे जाकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आए और हमें उसका इमेज नजर आए। टिश्यू प्रोसेसर्स जो होते हैं ना, वो या तो वैक्यूम्ड क्लोज्ड टिश्यू प्रोसेसर होते हैं जिसके अंदर हम एक दफा टिश्यू डाल देते हैं, आफ्टर दैट वो वन बाय वन अपना खुद ही पोजीशन चेंज करता है, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के अंदर ट्रांसफर होता है और खुद ही सारा का सारा टिश्यू जो है वो प्रोसेस होकर बाहर आ जाता है। दूसरा होता है ओपन, जो कि पहले जमाने में यूज होता था, हाइड्रोलिक। उसमें क्या होता था कि हम देखते थे टाइम, और टाइम के हिसाब से हम उनको चेंज करते थे। वैसे अब जो आ रहे हैं वो ऑटोमेटेड है, उनको हम बस एक दफा सबका टाइम सेट करके लगा देते हैं कि किस सेक्शन के अंदर कितना टाइम देना है, और उसके हिसाब से वो अपने राउंड्स क्लियर करता है, अपने राउंड जो है ना वो उसको फॉलो करता है। 12 स्टेशन होते हैं। इन 12 स्टेशन द फर्स्ट वन इज द जार विद द फॉर्मेलिन बिकॉज ऑफ द फिक्सेशन। आफ्टर दैट 6 jars with the grades of alcohol, 70%, 80%, 95%, इस तरह करके ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें से तमाम का तमाम वेस्ट जो मटेरियल है, जो भी कुछ है, उसको रिमूव कर देते हैं, उसको पूरा का पूरा क्लियर कर देते हैं। 3 jars of xylene, एंड आफ्टर दैट 2 jars of molten paraffin wax। वैक्स क्या करती है, उसकी डिहाइड्रेशन करवा देती है, उसके अंदर का तमाम वाटर रिमूव करवा देती है, और वैक्स जो है वो उसकी जगह ले लेती है, एंड नाउ इट इज टोटली प्रिजर्व। द क्लोज वैक्यूम प्रोसेसेस जो होते हैं ना, उनके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक क्लोजली चल रहा होता है वैक्यूम के अंदर। मतलब ये कि हमें नजर नहीं आता कि कब निकला, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। इट इज अ क्लोज्ड वन ना। उसके अंदर फ्लूइड जो है वो मूव करते हैं, और सिंगल स्टेशन पे रहते हुए ना तमाम का तमाम काम हो जाता है। आफ्टर दैट हमारे पास जो ब्लॉक्स आए थे, मतलब जो कि सॉरी हमारा टिश्यू प्रोसेस होकर निकला है, वो होता है छोटी छोटी चिट्स के अंदर, क्योंकि हमने उसको फिल्टर पेपर के अंदर बंद करके रखा हुआ होता है। हम उसमें से निकालते हैं उसको, एंड आफ्टर दैट हम मोल्टन वैक्स के अंदर उसको इम्बेड कर देते हैं और वैक्स ब्लॉक्स बनाना शुरू करते हैं। अब जो वैक्स बॉक्स है वो ऐसा होता है कि एक मतलब वो बना हुआ होता है, एक सेंटर बना होता है हमारा, पूरा एक स्टेशन होता है ब्लॉकिंग का। उसके अंदर जो है वो हीटेड वैक्स जो होती है वो डाली जाती है डिस्पेंसर के अंदर, और वो हॉट वैक्स डालते हैं। पहले हम टिश्यू रख लेते हैं, उसके बाद वैक्स डालते हैं, साथ साथ उसको लेबल करते जाते हैं। और उस केसेट में से टिश्यू उसमें ट्रांसफर पहले से ही हो चुका हुआ होता है। वैक्स जब ठंडी होती है तो वो हमारा ब्लॉक जो है वो तैयार हो चुका होता है, उस ब्लॉक के अंदर हमें टिश्यू साफ नजर आ रहा होता है। फिर आती है हमारी वो इक्विपमेंट जिसके जरिए से हम इनकी कटिंग करते हैं, दैट इज नेम्ड एज माइक्रोटोम, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज माइक्रोटोमी। 5 types of the microtomes are present. I remember when I was in the second year, मुझे माइक्रोटोम पर लॉन्ग क्वेश्चन आया था यूएचएस में। So rotatory microtome, sliding microtome, freezing, rocking and base sledge microtome. What are these and their types? हम क्या करते हैं, कुछ रोटेटरी जो होती हैं
उनका रोटेशन से, अच्छा आपको नाम से जाहिर हो जाएगा कि इस मशीन का काम किस तरह से है, हाउ इज इट गोइंग टू वर्क। द रोटेटरी विल वर्क विद द रोटेशंस एंड द स्लाइडिंग विद द वर्क विद द स्लाइड्स। इसके अंदर नीचे ब्लेड्स लगे होते हैं, दे आर डैम शार्प, और उस ब्लेड को हम चेक करते हैं कि अगर वो शार्प नहीं है तो हम उसको चेंज करते हैं, क्योंकि हमें जो स्लाइस चाहिए वो बहुत थिन चाहिए, लाइक अ ट्रांसपेरेंट वन, द फ्रीजिंग वन, द रॉकिंग वन एंड द base sledge one. I guess in your book there is these types are described over there and you will see. आप इसको रीड करेंगे लेक्चर खत्म होने के बाद, और आप मुझे बताएंगे कि आपने इसमें मजीद क्या पढ़ा। आज का आपका असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट में ये है कि आपने बताना है कि हम इस टिश्यू प्रोसेसर के तमाम पॉइंट्स, सिर्फ आपने पॉइंट्स लिखने हैं, उस पॉइंट्स के अंदर अगर मजीद कुछ आता है, जैसे कि अब मैंने आपको माइक्रोटोमी बताया तो मैंने बताया कि इसमें आगे से टाइप्स है तो इसकी इतनी टाइप्स आपने लिख दी, जैसे कि फिक्सेशन आया तो फिक्सेशन किस किस चीज से होती है उसको लिख दिया, डिहाइड्रेशन किस किस चीज से होती है उसको लिख दिया। स्लाइड्स के ऊपर हमने वो रख दिया और उसके बाद उसको H&E स्टेन कर दिया। H&E स्टेन्स कौन से हैं? हेमाटोक्सिलिन इयोसिन स्टेन। हेमाटोक्सिलिन एक्चुअली क्या करता है, न्यूक्लियस को स्टेन करता है, इयोसिन जो है वो साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। इस तरह हमारा न्यूक्लियर पोर्शन और साइटोप्लाज्मिक पोर्शन जो है वो अलग हो जाता है। जब हम उन सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें क्लियरली नजर आएगा कि ये जो है न्यूक्लियर मटेरियल है और ये जो है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है। दैट्स व्हाई इट इज ऑफ सेकंड कलर, पर्पल कलर। हेमाटोक्सिलिन पर्पल होती है, इसिन रेड होती है। अच्छा जी, आफ्टर दैट पैराफिन वैक्स के अंदर जो एम्बेडेड ब्लॉक्स जिनका हमने यहाँ पर रखा हुआ है उसको माउंट किया जाता है। माउंट मींस देयर इज सम मटेरियल दैट इज ट्रांसपेरेंट, एज अ फ्लूइड हम उसको लेते हैं और उसको स्लाइड के ऊपर डालते हैं, और उसके बाद उसको एक कवर स्लिप से ढक दिया जाता है। तमाम के तमाम न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, जो मसल एंड कोलेजन है, दे विल बी ब्लू और पिंक। The RBCs, the keratin and the colloid protein will be pink only. I would like to share the मैं आपको एक तो माइक्रोटोम दिखा दूं। जी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। देखिए जी, ये तमाम के तमाम माइक्रोटोम्स हैं। इससे हम स्लाइसिंग करते हैं। ये है, ये है, ये जो साइड पर हैंडल बना हुआ है ना, जैसे हम मशीन चलाते हैं ना, जैसे जो कपड़े वाली मशीन होती है, ऐसे ही इसको चलाते हैं। जैसे ही चलाते हैं तो नीचे दो ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि मूव करते हैं और उस ब्लॉक को जो है वो काटते हैं, स्लाइस करते हैं। अगर हमें मिल जाए कोई वीडियो इससे रिलेटेड तो दैट वुड बी वेरी गुड। मैं बल्कि आपको ना ढूंढ कर लिंक भेजूंगी कि मुझे मिल जाए आपको तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा फिलहाल मैंने आपको दिखाना था
या H&E स्टेन के अंदर हमें अपीयरेंस कुछ ऐसी मिलती है। ये टिश्यू है, आपको प्रॉपर लाइंस नजर आ रही हैं, लेयर्स नजर आ रही हैं। ये किसी ने मार्जिन का टिश्यू लिया हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग लाइक दिस। इस तरह की अपीयरेंस आती है, हम उसको बताते हैं किस किस्म की डेपोजिशन है, इसके अंदर मार्जिन्स कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, कैंसेरियन सेल्स कहाँ कहाँ तक हैं। Look, the purple one is there saying कि hematoxylin है, and the round pink one is the eosin stain. आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए स्लाइड्स आएंगी और उन स्लाइड्स के जरिए से आपको बताना होगा कि कौन सा टिश्यू है। ये आपका हिस्टोपैथोलॉजी का जब वो होगा ना, आपको प्रैक्टिकल होगा, उस दौरान आएंगी। तो बेहतर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से टिश्यू की अपीयरेंस कैसी होती है। वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे हिस्टोपैथोलॉजी में कि क्या होता है, कैसे होता है। स्लाइड शेयर भी कर देंगे आपके साथ। मजीद ये कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है इंशाल्लाह, तो फिर आपको लैब्स में ले जाकर इसका पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे, आपको दिखाएंगे आपको। इसी के साथ मेरा ख्याल है कि हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है। मुझे ऐसे लग रहा है क्लास लेक्चर सुनते हुए सो चुकी है। आर यू देयर? नहीं मैम, सुन रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा कि आई एम जस्ट टॉकिंग अलोन। जैसे मैंने आपके फर्स्ट ईयर में वो लिखा था ना उस ग्रुप के ऊपर कि सुबह 8 बजे जो टीचर है वो दीवारों से बातें कर रहा होता है और क्लास कहाँ होती है टीचर को भी नहीं पता होता। मैंने मैम सारा सुना है। अच्छा, यस मैम। मजीद ये है कि आपकी बुक के अंदर अच्छे खासी डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू लर्न इट। आपको रोज का काम रोज याद करना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ बच्चा, बाद में जाकर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना, अपने आप को बर्डनाइज नहीं करना। आपने ये टॉपिक आज की आज पढ़ना है। योर असाइनमेंट इज कि आपको पूरा टॉपिक रीड करना है। मेक पॉइंट्स फॉर योरसेल्फ, ऐसे पॉइंट्स जो आपके नोट्स के तौर पर काम आए। जिसका सबसे बेहतरीन होगा मैं उसको बता दूंगी, या फिर मैं ऐसा करती हूँ ग्रुप में बता दूंगी, ताकि लोग अगर चाहे तो उससे मांग ले और वो चाहे तो दूसरों की हेल्प कर दे, ना चाहे तो फिर खैर। ठीक है, ओके मैम। चलें ठीक है, फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। और स्क्रीनशॉट काइंडली ले लीजिएगा और सेंड कर दीजिएगा, मुझे भी और उधर भी। ओके मैम।